and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सार्की। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बिल की जो शायद हेडलाइंस में उतना डोमिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हजारों एनजीओस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स और कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पर पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 की। कुछ लोग इस बिल को नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी बताते हैं, तो कुछ लोग इसे सिविल सोसाइटी और एनजीओ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सच क्या है? आज के वीडियो में हम 3 सवालों का जवाब देंगे। FCRA क्या है, 2026 अमेंडमेंट में क्या बदलने वाला है और गवर्नमेंट को ये अमेंडमेंट्स क्यों जरूरी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। FCRA का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये लॉ इंडिया में फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है। अगर कोई एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन किसी फॉरेन सोर्स से डोनेशन या ग्रांट लेना चाहता है तो उसे FCRA रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। फॉरेन सोर्स का मतलब हो सकता है फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी, फॉरेन फाउंडेशन, फॉरेन ट्रस्ट या किसी फॉरेन सिटीजन से आया हुआ डोनेशन। गवर्नमेंट का कहना है कि फॉरेन फंडिंग खुद में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब फॉरेन मनी का इस्तेमाल ऐसी एक्टिविटीज में हो जो देश के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए FCRA का ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना है। आज इंडिया में हजारों ऑर्गेनाइजेशंस फॉरेन फंडिंग रिसीव करती है। ये पैसा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिजास्टर रिलीफ, ट्राइबल वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट, रिसर्च और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि फॉरेन मनी का मिसयूज भी हो सकता है और इसी कंसर्न ने FCRA को जन्म दिया। FCRA पहली बार 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय कंसर्न था कि फॉरेन मनी इंडियन पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर 2010 में एक नया FCRA एक्ट लाया गया। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और स्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद 2020 में मेजर अमेंडमेंट्स आए। गवर्नमेंट ने कंप्लायंस रूल टाइटन किए, फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, मॉनिटरिंग बढ़ाई गई और अब 2026 में एक और बड़ा अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। गवर्नमेंट के मुताबिक फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट का इशू है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से गवर्नमेंट 5 चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहती है: नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंटरेस्ट और फॉरेन रिलेशंस। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि अगर फॉरेन फंड्स का मिसयूज हो तो वो पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक डिस्कोर्स, रिलीजियस एक्टिविटीज या सोशल मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसलिए स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट की जरूरत महसूस की गई। सपोर्टर्स ऑफ द बिल कहते हैं कि दुनिया का कई डेमोक्रेसीज फॉरेन फंडिंग पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखती है और इंडिया भी वही कर रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएगी। ये अथॉरिटी उन ऑर्गेनाइजेशंस के फॉरेन फंडेड एसेट्स को सुपरवाइज करेगी जिनकी FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, सरेंडर कर दी गई है, रिन्यू ना हुआ हो या एक्सपायर हो गया हो। यहीं से डिबेट शुरू होती है। मान लीजिए किसी एनजीओ ने 10 साल पहले फॉरेन फंडिंग से एक हॉस्पिटल बनाया। आज वो हॉस्पिटल डोमेस्टिक डोनेशन से चल रहा है, लेकिन अगर एनजीओ अपनी FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करता या रिन्यूअल रिजेक्ट हो जाता है तो उस हॉस्पिटल पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का कंट्रोल आ सकता है। लेकिन अगर नीयत साफ हो, ऑर्गेनाइजेशन लीगली काम कर रही हो, तो डर किस बात का। एक और मेजर डिस्कशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लेकर है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न है कि चर्चेस, रिलीजियस ट्रस्ट और फेथ बेस्ड चैरिटीज भी इस फ्रेमवर्क के अंदर आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्लियरिफाई किया है कि अगर कोई एसेट प्लेस ऑफ वर्शिप है तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन किया जाएगा। लेकिन फिर भी कई ग्रुप्स इस बिल को लेकर कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने कन्वर्सन रिलेटेड फंडिंग पर भी रिस्ट्रिक्शन और क्लियर किया है। सपोर्टर्स का कहना है कि फॉरेन मनी से रिलीजियस कन्वर्सन
को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जहां एक तरफ मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, वहीं दूसरी तरफ पनिशमेंट रिड्यूस किया गया। पहले FCRA वायलेंस के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक हो सकती थी। नए अमेंडमेंट में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट को 1 साल तक रिड्यूस करने का प्रपोजल है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी ऐड की गई है। तो दोस्तों, FCRA अमेंडमेंट 2026 सिर्फ NGO रेगुलेशन का बिल नहीं है, ये एक बड़ा सवाल को टच करता है। फॉरेन मनी से बने एसेट पर फाइनल कंट्रोल किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का जवाब है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। क्रिटिक्स का जवाब है अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को अपनी लीगली क्रिएटेड एसेट पर अधिकार भी होना चाहिए। आने वाले महीनों में पार्लियामेंट में इस बिल पर डिबेट देखने को मिल सकता है। आपका क्या मानना है? क्या ये अमेंडमेंट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा या फिर NGO और सिविल सोसाइटीज के लिए चैलेंजेस क्रिएट करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विवेक सार्की, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।